फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि एसबीआई ने अपना क्लरिकल कैडर जूनियर एसोसिएट के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो एसबीआई जैसे कि आपको पता है ब्रांड, इसमें अगर आपको आना है तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। आज मैं विस्तार से इसके नोटिफिकेशन पर चर्चा करूंगा, एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करूंगा, साथ ही साथ इस बार नए क्या कुछ हैं उन सभी बातों को मैं बताऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आदि, वैकेंसी कहाँ से आपको भरना चाहिए, एलपीटी क्या है, इन सभी चीजों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 8283, मतलब 8200 के 8300 के आसपास वैकेंसी है ओवरऑल। ठीक है, ये वैकेंसी है। और रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो कल से शुरू है और आखिरी डेट जो है आपका 7 दिसंबर 2023 है। तो सबसे पहली बात, आप आखिरी डेट का वेट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द फॉर्म भरेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये फी है, बाकी आप लोग अपना देख लेंगे। तो और अन्य कैटेगरी के लिए जो भी है नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। तो सबसे पहले तो ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए एक कट ऑफ डेट दिया है एसबीआई ने कि 31/12/2023 इस डेट तक आपके पास आप ग्रेजुएट हो, मतलब आप पास हो गए हो। अगर आप अभी जो है फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो इस डेट तक आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट अगर ऐसे जनरली बात करें तो क्लर्क के लिए 20 से 28 साल का एज लिमिट है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ डेट है 2 अप्रैल 1995, मतलब इसके पहले, मतलब 94-93 आदि में आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। 2 अप्रैल 1995, 2 अप्रैल 1995 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और 1 अप्रैल 2003 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो, मतलब उसके बाद हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो एज क्राइटेरिया आप में पूरा नहीं होगा 20 साल वाला। तो ये जो है कट ऑफ डेट है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात करने के बाद मैं आपको फिर इन चीजों पर लाऊंगा कि वैकेंसी कितनी है और कौन कौन से सर्किल से कितनी वैकेंसी है और एलपीटी क्या है, कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि देखिए फॉर्म अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के भर देते हैं तो ठीक है, भरते हैं, हम लोग भी भरते थे, ज्यादा वैकेंसी होता है। लेकिन आप ये भी देखें कि आप कौन से जो है जगह पे कंफर्टेबल होंगे काम करने में, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, उस जगह पे जाके काम करना है। तो जब आप उस वहां के लैंग्वेज से वाकिफ नहीं होंगे, बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो आपको बेसिकली वो दिक्कत होगी काम करने में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है जब चूज करें जगह तो ये बहुत ध्यान से चूज करें कि कहाँ से भरना है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। फ्री होगा, 1 घंटे का 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 रीजनिंग के, 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, इसमें 1/4 निगेटिव मार्क है, मतलब हर एक गलत आंसर पर आपके 1/4 नंबर काटे जाएंगे। और जो है इसमें 1 घंटे का समय है। बाइफर्केशन है 20 मिनट, तीन सेक्शन है। आपको पता ही होगा, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं बैंकिंग का तो पैटर्न आपको पता होगा। तो सेम पैटर्न है प्री का। तो प्री के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि प्री के लिए आप जो भी इधर रिसेंट में प्री हुए हैं एसबीआई के, साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ के, आईबीपीएस क्लर्क के पिछले सालों के, आप उनके प्रीवियस पेपर को सॉल्व करें, अपना स्पीड थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। और लेकिन एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अनावश्यक प्रयास ना करें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो वो सबके लिए है, और जब मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर इजी टू मॉडरेट है तो कट ऑफ, जाहिर सी बात है, सब ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो प्री में भी आपको अपने
अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और ज्यादा भाग दौड़ के चक्कर में नहीं रहना है, आसानी से सॉल्व करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए गलत नहीं करना है। ठीक है, तो प्री का ये आपका जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर वैकेंसी की बात जो है प्री के बाद कितने लोगों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, तो 10 गुने की बात की गई है। तो वैकेंसी 8,283 है, तो 82,000 मतलब 83 के आसपास, 83,000 के आसपास लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, मेंस अपीयर होंगे। अब मेंस का पैटर्न का बात करें तो मेंस में जो है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस आदि से 50 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के 35 मिनट इसमें समय दिया गया है। जनरल अवेयरनेस इसमें जो है आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का 35 मिनट का समय है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 45 मिनट, और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 45 मिनट समय इसमें भी दिया गया है। तो मेंस जो है, मेंस में स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन को चूज करने का जो है स्किल, ये तीनों काम करता है। क्योंकि अगर आप किसी एक ऐसे क्वेश्चन में लग जाते हैं जो कि डिफिकल्ट है और आप उसमें 10 से 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं तो फिर आप पिछड़ जाते हैं। इसलिए मेंस में सबसे पहले आपको ये प्रयास करना है कि एक बार क्वेश्चन को अगर आप देख सकें स्क्रॉल कर करके, नंबर बढ़ा बढ़ा के, 5-5 क्वेश्चन का सेट कौन कौन सा है, रीजनिंग में कौन कौन से पजल आए हैं, मैथ्स में डीआई के कैसे क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम कैसे हैं, सीरीज वगैरह अगर है, इन सबको पहले आपको एक बार देख लेना है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गए, मैथ सेक्शन में गए ना, मैथ में एक बार आप 2 से 3 मिनट में एक बार अगर देख सकते तो उसको देख ही लीजिए। उससे क्या होगा कि आप माइंड मेकअप कर लेंगे कि ये क्वेश्चन को हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, और आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिया मेंस में तो फिर आप सिक्योर हैं। क्योंकि मेंस में जो है लोग गलती क्या करते हैं कि पहले बड़े क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा मार्क्स वाले, और उसमें क्या करते हैं ज्यादा समय लगा देते हैं और फिर वो गलती उनसे हो जाती है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। मेंस का ये पैटर्न है, आपको इसको ध्यान में रखना है और मेंस का प्रैक्टिस भी करना है। प्री के साथ साथ आपको मेंस के लिए भी तैयारी करना है। वीक में कम से कम 2 मेंस अगर आप लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, और प्री तो कम से कम रोज एक लगाए ही। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो एक रोज लगाने का कोशिश करें। सेक्शनल आप दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तो बात हो गई एग्जाम को कैसे हैंडल किया जाए। अब इसमें जो है एक बीच में एसबीआई का अप्रेंटिस करके एक पोस्ट आया था, तो उसमें क्या था कि उसमें उन लोगों के लिए मेंस में 5 मार्क्स का ग्रेस देने की बात की गई है। तो उनके लिए 2.5% या मैक्सिमम 5 मार्क्स का ग्रेस उनको जो है ओवरऑल में दिया जाएगा। तो ये भी उनके लिए एक अच्छा चीज है जिन्होंने अप्रेंटिस पास कर लिया है। लेकिन उसका एक डेट है, आखिरी डेट 31/10/2023 तक उनका ये कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने ये पूरा कर लिया हो तभी उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपकी जो है वैकेंसी और एग्जाम पैटर्न और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया। अब अगर थोड़ी सी सैलरी की बात कर लेते हैं जो कि आपको बहुत मोटिवेशन देगा, तो 17,900 पे 2 इंक्रीमेंट, मतलब 19,900 आपका बेसिक होगा। और बात करें कि ओवरऑल सैलरी की तो लगभग 37,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। तो ठीक ठाक हैंडी अमाउंट दे रहे हैं, एसबीआई अच्छा अमाउंट दे रहा है और इसमें बहुत ग्रोथ है। आप तेजी से जो है प्रमोट हो सकते हैं क्लर्क से ट्रेनिंग ऑफिसर। तो इस तरह से ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि वैकेंसीज की, कि अब कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कहाँ से कितनी वैकेंसी है। अहमदाबाद सर्किल से जो है 820 वैकेंसी है। अहमदाबाद सर्किल में आपका सिर्फ गुजरात आता है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आपका बेंगलुरु सर्किल से जो है 450 वैकेंसी है, लेकिन बेंगलुरु में जो है आपको कन्नड़ आना चाहिए, कन्नड़ा आना चाहिए। कुछ अहमदाबाद से भरते हैं तो गुजराती आना चाहिए। उसके बाद भोपाल सर्किल में आप हिंदी वाला एरिया है, तो भोपाल सर्किल में जो है टोटल वैकेंसी मध्य प्रदेश में 288 है और छत्तीसगढ़ में 212 है। ये पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भोपाल सर्किल में आता है। उड़ीसा से 72 वैकेंसी है, लेकिन उसमें उड़िया चाहिए आपको, एलपीटी
आपका होगा। अगर नहीं आप बढ़िया पढ़े हैं अपने 10th 12th में, अगर आपने पढ़ा है तब तो आपका LPT नहीं होगा। उसके बाद न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली सर्किल में जब का हरियाणा आता है वहाँ हिंदी पंजाबी दोनों चलता है। 267 वैकेंसी है, तो ठीक ठाक वैकेंसी वहां से भी है। चंडीगढ़ में आपका जो है, चंडीगढ़ सर्किल में जम्मू एंड कश्मीर, यूटी, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, यूटी, पंजाब ये सभी आते हैं। और इसमें 88, 180 हिमाचल प्रदेश में, 180 जम्मू कश्मीर में, 88, 50 जो है लद्दाख में है, और पंजाब में 180 वैकेंसी है। यहाँ आपका पंजाब में हिंदी चल रहा, हिंदी है, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी है। तो हिंदी बहुल क्षेत्र से अगर आप भरना चाहते हैं, हिंदी आपने 10th 12th में पढ़ा है, हिंदी में कंफर्टेबल है, तो आप इन सर्किलों से भर सकते हैं, चंडीगढ़ से या भोपाल से। उसके बाद चेन्नई से, हैदराबाद सर्किल से भी अच्छी खासी 525 वैकेंसी है, और उसमें लेकिन आपको तेलुगु या उर्दू आना चाहिए। जयपुर सर्किल से 940 वैकेंसी है, वहां पर हिंदी आता है। तो जयपुर आपका राजस्थान में आ गया, राजस्थान पूरा राज्य आ जाता है उसमें जयपुर सर्किल में। कोलकाता में आपका वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम ये सभी आते हैं। और इसमें आपका अंडमान निकोबार में हिंदी और इंग्लिश दोनों है लोकल लैंग्वेज, और वहां से 20 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल से 114 वैकेंसी है, लेकिन वहां पर आपको बंगाली या नेपाली लोकल लैंग्वेज है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ न्यू दिल्ली सर्किल में बात करें तो उत्तर प्रदेश से जो है 1781 वैकेंसी है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ से। हिंदी उर्दू आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज है वहाँ का। महाराष्ट्र में भी 100 वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में जो है आपका 437 वैकेंसी है दिल्ली से, और उत्तराखंड से जो है आपका 215 वैकेंसी है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हिंदी है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो आसाम से 430 वैकेंसी है, लेकिन आपको असमीज आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में 69 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये सभी हैं। अगर बिहार की बात करें तो 415 वैकेंसी बिहार से भी है, वहाँ भी हिंदी और उर्दू है। झारखंड में भी आपका 165 वैकेंसी है। तो इन सभी राज्यों से, जैसे आप अगर आप हिंदी को एज ए लैंग्वेज चूज करते हैं, आपको LPT हिंदी में देना, या आपने 10th 12th में हिंदी या इंग्लिश पढ़ा है, तो आप हिंदी बहुल क्षेत्र से भर सकते हैं। जैसे कि आप भोपाल सर्किल से भर सकते हैं, लखनऊ सर्किल से भर सकते हैं, या आपका झारखंड बिहार वाले पटना सर्किल से भर सकते हैं, देवघर सर्किल से भर सकते हैं। तो इन सभी से आप भर सकते हैं, ठीक ठाक वैकेंसी होता है। और एक बात ये आप जान लीजिए कि जहाँ ज्यादा वैकेंसी वहाँ ज्यादा फॉर्म भी गिरता है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ही भरना है। ऐसा नहीं कि जो है अंधी दौड़ में भागना है कि यहाँ ज्यादा वैकेंसी है तो यहीं से भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो, और ठीक ठाक वैकेंसी अगर उस सर्किल में है और आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छी है, तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे, तो उतना टेंशन उसमें नहीं है। तो यही सारी बातें थी। और स्क्राइब की बात होती है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनका 40% से अधिक है, तो वो जो है अपने एग्जाम में स्क्राइब रख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि वो अलाउड SBI ने किया है। और 40% जो कम है, जो हैंडीकैप्ड है लेकिन 40% जिनका कम है सर्टिफिकेट है, उनको भी अलाउ किया जाएगा यदि वो जो है असमर्थ है लिखने और पढ़ने में। तो ये सारी बातें हैं SBI एसोसिएट को लेकर के। यही सारी बातें आपका जो है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। SC ST PWD ESM DSM इन लोगों के लिए नील है फी, और जनरल OBC EWS के लिए वैकेंसी वो जो है फी जो है 750 है। अब कुछ और बातें, हाँ एक बात आप याद रखिएगा कि जब आप फ्री एग्जाम देने जाएंगे या मेंस देने जाएंगे तो अपने साथ आपने जो भी फॉर्म भरते समय जो आप फोटो लगाएंगे वही फोटो आपको दो रखना है। तो ध्यान से इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग फोटो लेके नहीं जाते हैं, फिर उसको एग्जाम देने से रोका जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। लोग हड़बड़ाहट में ये गलती कर लेते हैं। और ID कार्ड ले जाना, उनका फोटोकॉपी एक आप जरूर करा लें, क्योंकि फोटोकॉपी कराने में कितना देर लगता है। लोग सेंटर पे जाते हैं, फिर फोटोकॉपी की दुकान खोजते रहते हैं। तो ये सारी व्यवहारिक चीजें हैं जो कि मैंने एग्जाम देते समय फेस किया है, तो वही मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। और कम से कम 10-15 एग्जाम दिया है, 1-2 एग्जाम में मेरी भी जॉब नहीं लगी थी। तो आप लोग भी लगे रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी रहेगी तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो यही SBI एसोसिएट की वैकेंसी के बारे में था, क्लर्क की वैकेंसी के बारे में। बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास,
अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो आसानी से इसको निकाल ले जाएंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर आपको फॉर्म भरने में या इसमें कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक नंबर SBI ने जारी किया है 02222820427। इस नंबर पे आप कॉल करके जो है अगर आपको कोई दिक्कत हो, लेकिन बैंकिंग आवर में कॉल करके आप अपना दिक्कत उनको बता सकते हैं। फॉर्म संबंधी या पेमेंट संबंधी कोई दिक्कत हो, पेमेंट संबंधी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। थैंक यू।